हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूक एकेडमी से। कैसे आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी गुंजन मैम आज लेके आई हूँ बायो के लेक्चर्स क्लास 11th और क्लास 12 के। ठीक है, तो हमें पता है बायो को कैसे पढ़ना है। हमें बायो को रट्टा नहीं लगाना है ना। मेजोरिटी बच्चे क्या कर देते हैं कि बायो को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं और फिर पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमें बायो को कुछ इस तरीके से करना है कि हमें बायो हमेशा याद रहे कि कोई हमसे क्लास 11th का कोई टॉपिक पूछा, हमें क्लास 12th में भी याद हो, क्लास 12th का टॉपिक हमें आगे तक याद हो। है ना? ऐसा करने से क्या होगा, हमें पता है कि हमें नीट की जर्नी के अंदर, नीट के एग्जाम के अंदर क्या होता है, क्लास 11th और 12th का दोनों कंबाइंड आता है। तो अगर हम 11th और 12th को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें वो कभी भूले ना, तो हमारे हमें नीट तक इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें 11th और 12th का सारा याद होगा। ठीक है ना? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें बायो को समझते हुए याद करना है और बायो को हमें रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर हमें बायो को अच्छे से समझना है तो बायो को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है और साथ में उसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से बायो के लेक्चर्स को शुरू किया जाता है। बायो के लेक्चर को शुरू करने से पहले, चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी क्या होता है ना। तो देखो, बायोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। है ना? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ये है ना। तो अगर हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो पहले हमें इस सब्जेक्ट का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या होता है एग्जैक्टली। है ना? तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को, प्लांट्स की, एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी बोरिंग फील नहीं होता है अगर हम उसको समझते हुए चलेंगे तो। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। ठीक है, जिन्होंने हमारे को बायो की शुरुआत करवाई है ना। तो ये एरिस्टोटल है, जिन्होंने बायोलॉजी के फादर है, वो जिन्होंने बायो की स्टार्टिंग करवाई है, बायो के ये फादर है। अब देखो, बायोलॉजी की टर्म को समझने के बाद हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है बायो को शुरू करने से पहले हमें कुछ दो चार चीजों का ध्यान रखना होगा। वो क्या है? सबसे पहले तो हमें बायो को रट्टा नहीं लगाना है, मगअप नहीं करना है, और बायो के नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलने हैं। ठीक है, तो बायो के नोट्स अगर हम साथ साथ बनाएंगे और चीज़ों को रट्टा नहीं लगाएंगे, बायो हमारी स्ट्रांग हो जाएगी और हम बायो को भूलेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसी तरीके से बायो का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर 1 क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हमें नाम से पता लग रहा है कि लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग वर्ल्ड के अंदर कौन आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कौन, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर सभी लिविंग क्रिएचर्स आ गए और इन्हीं की स्टडी हमें इस चैप्टर के अंदर, इवन पूरी बायोलॉजी के अंदर हमें पढ़ने क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है ना। अब देखो क्या आ गया। अब हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटी है वो बहुत है। फॉरेस्ट में अगर हम जाएंगे तो एक प्लांट या एक एनिमल नहीं है, अलॉट वैरायटी है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो अराउंड कितने डाटा देखा जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स कितने, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। कितने, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। और इतनी सारी वैरायटी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बायो के अंदर, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट इज अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और कितनी है वैरायटी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अराउंड 1.7 से लेके 1.8 मिलियन है। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, मिलियन में ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनकी वन बाय वन स्टडी करना तो आसान नहीं है। वन बाय वन स्टडी इज नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं फॉरेस्ट में जाऊं और वहां पर मुझे बोला जाए कि सभी प्लांट्स की स्टडी करनी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑर्गेनिज्म की एक एक करके स्टडी करना आसान नहीं है, इजंट इट गाइस? तो क्या होता है, इतनी सारी वैरायटी को पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने हमें क्या दिए, कुछ मेथड दिए, कुछ मेथड्स दिए, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर पा रहे हैं। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कवर अप कर रखा है और कुछ इस तरीके से कवर कर रहा है कि हम उसको पढ़ भी रहे हैं और याद भी रख रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर कौन आ गए, सारे लिविंग क्रिएचर्स आ गए, सभी प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लिविंग बॉडीज आ गई। अलॉट वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और इन्हीं वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो आगे। अब एग्जैक्टली लिविंग कौन होते हैं, लिविंग कौन होते हैं हमें पता है, हमने छोटी क्लास में क्या पढ़ा है, लिविंग कौन होते हैं, जो ईट करते हैं, जो खाते हैं, जो ब्रीथ करते हैं और जो मूव करते हैं। है ना, जो खाते हैं, जो सांस लेते हैं और जो मूव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं।
ये हमने छोटी क्लास में देखा है, बट क्लास 11th के अंदर चीजें थोड़ी सी अलग होगी। लिविंग कौन होते हैं? देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई हमसे पूछे भाई लिविंग कौन होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी सेल्स से मिलके बना है, जो भी इन छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलके बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग। है ना? और हमें पता है कि सभी प्लांट जो है, या कोई भी एनिमल इवन क्यों ना हो, सभी प्लांट जो है वो इन्हीं छोटे छोटे सेल से मिलके बना है। और जो भी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि दैट ऑर्गेनिज्म इज द लिविंग। ठीक है, तो लिविंग होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होना चाहिए कि वो किससे मिलके बना हो? सेल से मिलके बना हो। ठीक है, अब देखो, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के पास जो होता है वो दो प्रॉपर्टी होती है। लिविंग को कहने के लिए ऑर्गेनिजम्स हैज द टू प्रॉपर्टी। नंबर वन प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और दूसरी कौन सी होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगी? दो प्रॉपर्टी होने वाली, एक तो डिफाइनिंग और दूसरी कौन सी है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो ओनली इन लिविंग, जो सिर्फ लिविंग में होती है। ठीक है, तो जो सिर्फ लिविंग के अंदर होती है और साथ में क्या होता है? ऑल लिविंग में होती है। लिविंग में होती है और साथ में ऑल लिविंग्स में होती है। ठीक है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी दैट आर प्रेजेंट ओनली इन लिविंग, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी और साथ में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी। अगर किसी भी एक दो ऑर्गेनिज्म में अगर नहीं है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारी नहीं कहलाएगी। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो होती है जो दोनों के अंदर होती है, लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, इसी में हमें देखना है बहुत सारी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और उसमें हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन डिफाइनिंग है और कौन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? दैट इट इज द ग्रोथ। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आ गई है? ग्रोथ आ गई है। ग्रोथ क्या होता है? इट इज द इंक्रीज ऑफ साइज। साइज का इंक्रीज होना क्या होता है? ग्रोथ। हमने बोला ना, जैसे कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ मतलब क्या होता है? प्लांट का साइज का इंक्रीज होना। अगर प्लांट अगर अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, इट मीन व्हाट? कि प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो सेल के साइज, प्लांट का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होना क्या होता है? ग्रोथ। अब देखो, ग्रोथ जो होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली वो ग्रो करते हैं बाय द सेल डिवीजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा? बाय द सेल डिवीजन। अगर उसके सेल अगर क्या होंगे? डिवाइड होंगे। अगर उसके सेल क्या होंगे? डिवाइड होंगे, तो डिवाइड होने की वजह से क्या होगा? उसका साइज इंक्रीज होगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ किसके वजह से होती है? सेल डिवीजन की वजह से होती है, सेल एनलार्जमेंट की वजह से होती है ना? और सेल कहाँ होते हैं? सेल कहाँ होते हैं? लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं। तो दैट्स वाई जो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्योंकि वो किसके वजह से हुई है? सेल्स की वजह से हुई है। अब यही बात अगर हम नॉन लिविंग्स की बात करें, नॉन लिविंग्स में कौन आ गए? जैसे माउंटेन, हिल्स, ये सब आ गए। तो माउंटेन, हिल्स वगैरह ये कैसे ग्रो करते हैं? इनका साइज कैसे इंक्रीज होता है? ये स्मॉल माउंटेन है, उसके बाद ये बड़ा माउंटेन हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि उसमें मटेरियल जो था, जो चीजें थी, वो एक्यूमुलेट हो गई फ्रॉम द आउटसाइड। इसमें मटेरियल का एक्यूमुलेशन कहाँ से हुआ है? फ्रॉम द आउटसाइड। और आउटसाइड की वजह से ग्रोथ हुई है, इसलिए नॉन नॉन लिविंग के अंदर कैसी ग्रोथ है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ किसके वजह से होती है? सेल्स की वजह से होती है। जो सेल्स कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रिंसिक ग्रोथ। और जो नॉन लिविंग है, जैसे माउंटेन, हिल्स वगैरह, इनमें ग्रोथ किसके वजह से हुई है? आउट फैक्टर की वजह से हुई है, बाहर की वजह से हुई है। तो नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ कैसी है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। ठीक है, अब देखो, लास्ट हमारे कौन आ गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ किसके वजह से होती है? सेल डिवीजन की वजह से होती है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? अपने वो अपनी सेल को अगर वो डिवाइड कर लेगा। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जो एक ही सेल से मिलकर बने हैं। अगर वही ऑर्गेनिज्म अपने सेल को डिवाइड कर ले, तो सेल डिवीजन ही क्या है? सेल डिवीजन यहाँ पर क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, तो यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन को ही क्या बोला जाता है? ग्रोथ बोला जाता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि ग्रोथ जो है वो दोनों तीनों के अंदर होती है। ग्रोथ जो है लिविंग के अंदर भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई? है ना? तो क्या दिख रहा है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होती है ना? तो ग्रोथ जो है, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है फिर ये? अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा,
कौन सी प्रॉपर्टी है ये? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये दोनों में हो रही है। लिविंग के अंदर इंट्रिंसिक है और नॉन लिविंग के अंदर एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, तो ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी? इट इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इट इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज अकर इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर गाइस? ये ठीक है, तो ये पहला था। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी आपकी? दैट इट इज द ग्रोथ। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? रिप्रोडक्शन। है ना, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमें पता है क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोड्यूस कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं। तो पेरेंट्स से बच्चों का जन्म होने क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, कैसी प्रॉपर्टी है ये? डिफाइनिंग है या फिर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? सभी लिविंग में अगर हुई और सिर्फ लिविंग में हुई तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और अगर दोनों में हुई तो फिर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो सेल का डिवाइड होना ग्रोथ भी है और सेल का डिवाइड होना रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो रिप्रोड्यूस करते हैं, दे गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस, वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमंस जो है वो बर्थ देते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स द बर्थ ऑफ यंग वंस। है ना, बट यहाँ पर अब कुछ एक्सेप्शन आ गए। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यंग वंस को बर्थ नहीं दे पाते हैं। है ना, जैसे कि कौन हो गए हमारे? इम्यून खच्चर जिसको बोलते हैं, हनी बीज वर्कर्स, और सम ह्यूमन कपल्स। है ना, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दे कांट गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस, ये यंग वंस को बर्थ नहीं दे पाते हैं। यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कांट रिप्रोड्यूस। कुछ कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इजंट इट? और कुछ ना करने की वजह से ये प्रॉपर्टी भी क्या है? फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो कौन सी होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो सभी लिविंग के अंदर होती है। अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, और तब भी वो लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक? ठीक है, हमने दो प्रॉपर्टी कंसिडर कर ली, दैट वाज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ कंसिडर द नेक्स्ट। ठीक है, देखो इसके बाद कौन आ गया आपका? मेटाबॉलिज्म। के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। Chemical reactions occur in living organism. Occur in living organism. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो आंसर है यस। है ना, कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन आता है क्यों मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज इट इज अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ठीक है, उसके बाद ही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस क्या होता है? इट इज अ रिस्पॉन्ड। इट इज अ रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, बाहर जो भी चेंजेस आते हैं, एक्सटर्नल जो भी चेंजेस आते हैं उसके टुवर्ड रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना, क्या होता है? कॉन्शियसनेस। जैसे कि हमें पता है कि अगर सडनली क्या हो, दिस इज द पर्सन, ये एक पर्सन है और उसके सामने कौन आ गया? टाइगर आ गया। तो अगर किसी भी पर्सन के आगे रैंडम अगर टाइगर आ जाता है तो टाइगर क्या करता है?
तो हाँ, पर्सन क्या करता है? तो पर्सन एकदम से क्या करेगा? वो फास्ट रनिंग करेगा, वो बहुत तेज़ी से भागेगा। तो फास्ट तेज़ी से भागने क्या है उसका वो रिस्पॉन्ड है कि जैसे उसने टाइगर को देखा और वो भागना शुरू हो गया। है ना? कि वो जैसे उसने टाइगर को देखा, उस पर्सन क्या होने लग गया? तेज़ी से भागने लग गया। तो ये फास्ट रनिंग ही क्या है? उसका ये रिस्पॉन्ड है। क्या है ये इसका रिस्पॉन्ड? ऐसे ही अगर हमारा गलती से अगर हाथ किस पे लग जाए, गरम चीज़ पे लग जाए, तो हम हाथ को एकदम से हटा लेते हैं। ठीक है? तो ये सब क्या है? रिस्पॉन्ड है ये। और रिस्पॉन्ड और रिएक्ट क्या होता है? कॉन्शियसनेस। और जो भी ऑर्गेनिज़्म रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, तो यानी कि वो कॉन्शियस है। ठीक है? अब क्वेश्चन यही आता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? हमें पता है अगर ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इज़न्ट इट फ्रेंड्स? अब देखो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है या नहीं होता है? अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आ गया। यहाँ पर एक एग्जांपल कौन सा आ गया हमारा? एक ह्यूमन का। जो ह्यूमन किसके अंदर होते हैं? कोमा के अंदर होते हैं। द पर्सन हु लाई इन द कोमा। तो जो इंसान कोमा में चला जाता है, हमें पता है वो सिर्फ किसके वजह से चल रहा है? उसकी बॉडी किसकी वजह से थोड़ा बहुत काम कर रही है? मशीन्स की वजह से काम कर रही है। और कोमा में जो पर्सन होता है वो रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं कर सकता है ना? उसके सामने चाहे टाइगर आ जाए या फिर कुछ भी चीज हो जाए, वो रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं करेगा। पर तब भी डॉक्टर उसको क्या कहते हैं? लिविंग बोलते हैं। है ना? डॉक्टर तब तक उसको कोमा में होने के बावजूद भी डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं कि वो पार्शियल लिविंग है, अभी भी वो जिंदा हो सकता है ना? तो यानी कि कॉन्शियसनेस के ना होने से भी वो लिविंग है। दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस भी क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये सभी लिविंग के अंदर नहीं है। जो इंसान कोमा के अंदर है उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है ना? तो कॉन्शियसनेस भी क्या है? इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर होगी तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही है तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखो सारी हमने प्रॉपर्टी कंसिडर कर ली एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग है और कौन सी प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक है? तो एक बार अगर हम रिकॉल करें तो कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग थी? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होनी ही चाहिए? सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी कि दे मस्ट मेड अप ऑफ सेल, कि वो सेल से मिलकर बना होना चाहिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और दूसरा क्या है? और दूसरा उनकी बॉडी में क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी कैसी है? दैट दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये दोनों के दोनों है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है? तो वही ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा जो किससे मिलके बना होगा? सेल से। और दूसरा उसकी बॉडी में क्या हो रहा होगा? मेटाबॉलिज्म। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग को डिफाइन नहीं करती है। ठीक है? तो देखो अब यहाँ तक हमने लिविंग कौन होते हैं एग्जैक्टली वो हमने समझ लिया। ठीक है ना? अब देखो अब आगे क्या है? अब देखो हमें पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? अलॉट वैरायटी है। अलॉट वैरायटी है। और इसी वैरायटी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? बायोडाइवर्सिटी। क्या वर्ड यूज किया गया है? बायोडाइवर्सिटी। है ना? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को ही हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। और अभी हमने आगे स्टार्टिंग में कंसिडर करा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटी है? कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं? अराउंड 1.7 से लेके 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। और हमें पता था इनकी वन बाय वन स्टडी करना तो आसान नहीं है ना? तो वन बाय वन स्टडी करना आसान नहीं है, तो हमने क्या करा? हमारे कौन से साइंटिस्ट थे यहाँ पे? रॉबर्ट विटेकर। कौन से थे? रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया? रॉबर्ट विटेकर ने हमें क्राइटेरिया बताया, एक चीज बताई जिसके थ्रू हमने क्या करा? अपने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, बायोडाइवर्सिटी को समझना आसान कर दिया। है ना? ताकि हम जल्दी से मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स को कवर अप कर सके, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को एक बार में पढ़ सके। और इससे हमारा टाइम भी बचे और हमें चीजें अच्छे से समझ भी आए। तो रॉबर्ट विटेकर ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि जो भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, जो भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, जो भी एक से ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को क्या करो? प्लेस्ड इन वन ग्रुप। प्लेस्ड इन वन ग्रुप, उसको एक ग्रुप में डाल दो। प्लेस्ड इन वन ग्रुप। जैसा हमें पता है हमारे स्कूल में भी ये चीजें होती है
अगर ऐसे इस क्लास के अंदर ऐसा ऐसा होने लग जाए कि फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट, सेकंड क्लास का, फोर्थ क्लास का सारे बच्चे अगर एक साथ पढ़े तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा और ना टीचर पढ़ा सकती है, इज़न्ट इट? है ना? तो फिर क्या किया जाता है स्कूल के अंदर भी कि सारे फर्स्ट क्लास के बच्चों को एक क्लास में, सेकंड क्लास के बच्चों को एक क्लास में और बाकी अलग-अलग क्लासेस के बच्चों को अलग-अलग क्लास में रख दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी किया गया। जो भी ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, जो भी ऑर्गेनिज्म एक से उनको सबको क्या किया गया? एक ग्रुप में रख दिया गया। है ना? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कि ये कुछ फ्लावर है, ये कुछ फ्लावर है, ठीक है? ये व्हाइट कलर के फ्लावर हो गए और कुछ फ्लावर कौन से हो गए? रेड कलर के फ्लावर हो गए, कुछ रेड कलर के फ्लावर हो गए और कुछ कैसे हो गए? मान लो ब्लू कलर के फ्लावर्स हो गए, ठीक है? तो हमने क्या करा कि जो भी फ्लावर एक से कलर के थे, जो भी फ्लावर सेम कलर के थे, उसको हमने एक-एक ग्रुप में डाल दिया, है ना? तो जो भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स को हमने अलग कर दिया, ठीक है? तो व्हाइट कलर के फ्लावर को हमने एक ग्रुप में इंसर्ट कर दिया और रेड कलर के फ्लावर को हमने अलग कर दिया और ब्लू कलर के फ्लावर को हमने अलग कर दिया, ठीक है? तो हमने जो भी ऑर्गेनिज्म एक से थे उसको अलग-अलग ग्रुप में रख दिया। इससे क्या होगा? अगर मैंने एक फ्लावर के बारे में स्टडी करी तो उससे मैंने पूरे एंटायर ग्रुप के बारे में स्टडी कर ली क्योंकि पूरे एंटायर ग्रुप के अंदर क्या है? सभी एक से ऑर्गेनिज्म है। ऐसे स्कूल में भी होता है कि क्लास में टीचर्स एक बच्चे को नहीं, क्लास में टीचर एक ही टीचर पढ़ा रही होती है जिससे क्या होता है समझ में सबको आ रहा होता है। ऐसे यहाँ पर भी है कि हम सिर्फ एक ही फ्लावर की स्टडी करेंगे और इससे क्या होगा सारे ब्लू कलर के फ्लावर की स्टडी हो जाएगी। ठीक है? तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का यही क्राइटेरिया है क्या कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक से हैं, सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्या कर दो? एक ग्रुप में इंसर्ट कर दो। ठीक है? और ये चीज़ हमें बताने वाले कौन थे? दैट वाज़ द रॉबर्ट विटेकर। दैट वाज़ द रॉबर्ट विटेकर। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक ये? ठीक है? तो क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है अगर हम एक-एक ऑर्गेनिज्म, एक-एक फूल को अगर मैं पढ़ूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इज़न्ट इट? तो क्या किया गया जो भी फ्लावर एक से उनको एक ग्रुप में डाल दिया और जिससे क्या हुआ अगर हम एक फ्लावर की भी स्टडी करेंगे तो उससे क्या होगा इस पूरे एंटायर ग्रुप की स्टडी हो जाएगी। ठीक है? अब देखो क्या होता है आगे? देखो इसके बाद क्या हुआ? अब देखो ईच ग्रुप को क्या बोला जाता है? हर एक ग्रुप के लिए क्या साइंटिफिक वर्ड रखा गया? ईच ग्रुप को बोला जाता है टैक्सॉन। ईच ग्रुप को क्या बोला जाता है? टैक्सॉन। ठीक है? और ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा? यानी कि टैक्सॉन का ही प्लूरल वर्ड क्या है? टैक्सॉन का ही प्लूरल वर्ड है टैक्सा। टैक्सा। ठीक है? तो रॉबर्ट विटेकर ने क्या बोला कि सभी ऑर्गेनिज्म को क्या कर दो ग्रुप में डाल दो। ग्रुप के लिए साइंटिफिक वर्ड क्या आया? टैक्सॉन। ठीक है? और प्लूरल वर्ड क्या होगा? टैक्सा। ठीक है? अब देखो तो ग्रुप की स्टडी अगर हम टैक्सॉन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है? ये स्टार डाल के जो-जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके आप साथ-साथ नोट्स बना के चलिए। ठीक है? साथ-साथ नोट्स बनाते रहोगे तो क्या होगा? कभी कुछ चीज़ अगर बीच में से अगर स्किप हो गई, माइंड से स्किप हो गया तो वो नोट्स आपका सारा रिकैप करवा देगा। ठीक है? और ये नोट्स अभी तक के काम नहीं आएँगे, सिर्फ ये 11th या 12th तक सीमित नहीं, इट विल बी यूटिलाइज्ड इन द नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सब में भी तुम्हारे ये हेल्प में आएँगे ये। ठीक है? अब देखो आगे कौन आ गया? स्टडी ऑफ देखो स्टडी ऑफ टैक्सॉन। स्टडी ऑफ टैक्सॉन, टैक्सॉन की स्टडी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ टैक्सॉन इज़ द टैक्सोनॉमी। यानी ग्रुप की स्टडी, टैक्सॉन की स्टडी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। और हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हमने कहाँ प्लेस कर दिए? एक ग्रुप में प्लेस कर दिए और टैक्सॉन की स्टडी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है? अब देखो टैक्सोनॉमी के अंदर जो होता है हमारी 3 चीज़ें आ जाती है। ग्रुप की स्टडी को करने के लिए ग्रुप की स्टडी में कौन आएगा? 3 चीज़ें इन्वॉल्वड होती है। सबसे पहले कौन आ जाता है? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले कौन आ जाता है? आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद कौन आता है? आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर और उसके बाद आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। के बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है? तो ग्रुप की स्टडी को, टैक्सॉन की स्टडी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूडेड है। कौन-सी? आइडेंटिफिकेशन, दूसरी नोमेनक्लेचर और थर्ड कौन-सी आ गई? क्लासिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स? अभी यहाँ तक लिखो।